चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट 7, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये चैप्टर चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमेशा हाई स्कोरिंग रहता है। तो आइए इसे एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, अब क्लास शुरू करने से पहले एक सवाल। हम अपनी डेली लाइफ में कितनी चीजें यूज करते हैं, जैसे फर्नीचर साफ करने के लिए स्पिरिट या चोट लगने पे डेटॉल? कभी सोचा है कि इन अलग अलग चीजों में ऐसी कौन सी एक कॉमन बात है? इस सवाल का जो जवाब है ना, वही इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। केमिस्ट्री हमारे आसपास ही है। तो इस सवाल का जवाब है एक स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी OH। यही है इस चैप्टर का हीरो। यही वो फंक्शनल ग्रुप है जो इन सब चीजों में कॉमन है। अब हम इसी ग्रुप से बनने वाले 3 मेन कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की दुनिया में डीप डाइव करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही इन कंपाउंड्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इस स्लाइड में हम इस चैप्टर का रोड मैप देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इन फंक्शनल ग्रुप्स से मिलेंगे, फिर इनकी फैमिली को क्लासिफाई करना सीखेंगे, उसके बाद इनके नाम कैसे रखे जाते हैं यानी नॉमेनक्लेचर, वो समझेंगे, फिर इनके अंदर का 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे, और आखिर में इन्हें लैबोरेटरी में बनाते कैसे हैं यानी इनकी प्रेपरेशन। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, मीट द फंक्शनल ग्रुप्स। इस सेक्शन में हम इस चैप्टर के 3 मेन कैरेक्टर्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। अब इस स्लाइड में हम इन तीनों की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे। देखिए, तीनों में फर्क बहुत सिंपल सा है। अगर आपका OH ग्रुप एक एलिफैटिक कार्बन सिस्टम, मतलब एक सिंपल नॉन रिंग वाली कार्बन चेन से जुड़ा है, तो वो अल्कोहल कहलाता है। जैसे स्क्रीन पर एग्जाम्पल है CH3OH। ठीक है, अब दूसरा देखो, फिनॉल। अगर वही OH ग्रुप सीधे एक एरोमेटिक सिस्टम जैसे कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ जाए तो वो फिनॉल बन जाता है। और आखिर में आते हैं ईथर्स। ये इन दोनों से अलग हैं। यहां ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन ग्रुप्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि OH ग्रुप कहां जुड़ा है, एलिफैटिक कार्बन पर या एरोमेटिक कार्बन पर। वही डिसाइड करता है कि कंपाउंड अल्कोहल है या फिनॉल। चलिए अब हमारा अगला सेक्शन देखते हैं, सॉर्टिंग द फैमिली। जब लाखों कंपाउंड्स होते हैं तो उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए उन्हें ग्रुप्स में बांटना यानी क्लासिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। इस स्लाइड में हम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला बेसिस देखेंगे, जो कि है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ये बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अगर कंपाउंड में सिर्फ एक OH ग्रुप है तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर 2 OH ग्रुप्स हैं तो डाइहाइड्रिक, और अगर 3 OH ग्रुप्स लगे हैं तो उसे हम ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल काउंटिंग है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि OH ग्रुप की गिनती के बेसिस पर हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को आगे क्लासिफाई करेंगे। इसका बेसिस थोड़ा टेक्निकल है, तो ध्यान देना। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके बेसिस पर 2 मेन कैटेगरीज बनती हैं। पहली, जहां OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, और दूसरी जहां ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। ओके, अब हम sp3- हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल्स की आगे की क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री, और टर्शियरी या 3 डिग्री। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जो खुद आगे सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी अल्कोहल में OH वाला कार्बन आगे 2 और कार्बन से जुड़ा होता है, और टर्शियरी अल्कोहल में वो कार्बन आगे 3 और कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस स्लाइड का मेन टेकअवे ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को पहचानना आना चाहिए। अब हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल्स के 2 स्पेशल केसेस देखेंगे। पहला है एलिलिक अल्कोहल्स। यहां ध्यान देना, OH ग्रुप एक sp3 कार्बन पर ही लगा है,
लेकिन वो sp3 कार्बन एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक अगले कार्बन पर है। पोजीशन इज द की हियर। दूसरा है बेंजिलिक अल्कोहल्स। यहाँ भी OH ग्रुप एक sp3 कार्बन पर है, लेकिन वो sp3 कार्बन एक एरोमेटिक रिंग के ठीक अगले कार्बन पर है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एलिलिक और बेंजिलिक दोनों में OH sp3 कार्बन पर ही है, बस उस कार्बन की पोजीशन स्पेशल है, डबल बॉन्ड या एरोमेटिक रिंग के बगल में। चलिए अब हम दूसरी मेन कैटेगरी पर आते हैं, यानी CsP2OH बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। इन्हें विनिलिक अल्कोहल्स कहते हैं। यहाँ पर OH ग्रुप सीधे उस कार्बन से जुड़ा होता है जो डबल बॉन्ड का हिस्सा है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। इसका फर्क एलिलिक से बिल्कुल साफ है। एलिलिक में OH ग्रुप डबल बॉन्ड के अगले sp3 कार्बन पर था, जबकि विनिलिक में ये डबल बॉन्ड के उसी sp2 कार्बन पर है। तो इस स्लाइड का मेन पॉइंट विनिलिक अल्कोहल की डेफिनेशन है। अब हम ईथर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 टाइप हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप्स बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, तो उसे हम सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहते हैं। जैसे C2H5OC2H5 में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप्स अलग-अलग हैं, तो उसे हम अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर कहते हैं। जैसे C2H5OCH3 में एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मीथाइल। बस इतना ही। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नोमेनक्लेचर। जैसे हर इंसान का एक नाम होता है, वैसे ही हर केमिकल कंपाउंड का भी एक सिस्टमैटिक नाम होता है। तो चलिए अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज सीखते हैं और देखते हैं कि इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। इस स्लाइड में हम अल्कोहल्स की नेमिंग सीखेंगे। इनके 2 तरह के नाम होते हैं, कॉमन और IUPAC। कॉमन नेम तो सिंपल है, अल्काइल ग्रुप के नाम के आगे अल्कोहल लगा दो, जैसे मिथाइल अल्कोहल। लेकिन एग्जाम्स के लिए IUPAC सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसका रूल है, पेरेंट एल्केन के नाम से ई हटाकर ओल लगाओ, जैसे मीथेन से बन गया मिथेनॉल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ध्यान से सुनो, सबसे लंबी कार्बन चेन चूज करो और नंबरिंग उस साइड से शुरू करो जहां से OH ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। इसलिए CH3CHOH-CH3 का नाम प्रोपैन 3OL नहीं, बल्कि प्रोपैन 2OL है। ये इस स्लाइड का मेन पॉइंट है। अब हम फिनॉल्स की नेमिंग देखेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। जो सबसे सिंपल कंपाउंड है C6H5OH, उसे हम फिनॉल ही कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही इसका कॉमन नाम भी है और IUPAC नाम भी। अगर रिंग पर OH के अलावा कोई और ग्रुप भी लगा है, तो कॉमन नेम्स में हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस यूज करते हैं। याद है ना, 1,2 पोजिशन को ऑर्थो, 1,3 को मेटा और 1,4 को पैरा कहते हैं। चलिए अब इस स्लाइड पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर फिनॉल रिंग पर पोजीशन 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम है O-क्रिसॉल और IUPAC नेम है 2-मिथाइल फिनॉल। अगर रिंग पर 2 OH ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशन पर हैं, तो उसे कैटेकॉल कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, क्रिसॉल, कैटेकॉल, रिसोसिनॉल जैसे कॉमन नेम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इन्हीं नामों से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आते हैं ईथर्स के IUPAC सिस्टम पर, जो थोड़ा सा अलग है। इन्हें एल्कोक्सी एल्कीन की तरह नाम दिया जाता है। रूल बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्कोक्सी ग्रुप बन जाता है, और जो बड़ा वाला ग्रुप है वो पेरेंट एल्केन बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, CH3OCH-CH3-2। इसमें छोटा ग्रुप है CH3, तो ये बन गया मिथॉक्सी। बड़ा ग्रुप है 3 कार्बन का प्रोपेन। अब ये मिथॉक्सी ग्रुप प्रोपेन के दूसरे कार्बन पर लगा है, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया 2-मिथॉक्सीप्रोपेन। सिंपल। आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द व्यू फ्रॉम इनसाइड, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब उसके 3D स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इनके अंदर झांक कर देखते हैं। चलिए अब इन तीनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। अल्कोहल्स में जो COH बॉन्ड एंगल है, वो नॉर्मल टेट्राहीड्रल एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर्स हैं, वो बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करते हैं, जिससे एंगल थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। अब आओ फिनॉल्स पर। यहाँ CO बॉन्ड लेंथ अल्कोहल से छोटी होती है। इसका रीजन है रेजोनेंस, जिसकी वजह से CO बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और बॉन्ड छोटा और स्ट्रांग हो जाता है। और ईथर्स में COC बॉन्ड एंगल टेट्राहीड्रल से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े 2 बड़े-बड़े बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे को धक्का देकर एंगल को थोड़ा फैला देते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था आपसे इन स्ट्रक्चर्स के पीछे का रीजन डिस्कस करना। अब हम इस लेक्चर के आखिरी सेक्शन पर हैं, हाउ दे आर मेड, यानी इनकी प्रिपरेशन।
अब हम सीखेंगे कि इन जरूरी कंपाउंड्स को लैब में और इंडस्ट्री में आखिर बनाया कैसे जाता है। अल्कोहल बनाने का एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट मेथड है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इसका मतलब है एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन में पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना। इसका जो 3 स्टेप मैकेनिज्म है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, एल्कीन का डबल बॉन्ड H+ पर अटैक करता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। स्टेप 2, वाटर का मॉलिक्यूल जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है उस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। स्टेप 3, आखिरी स्टेप में एक प्रोटॉन निकल जाता है, यानी डीप्रोटोनेशन होता है और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल मिल जाता है। इस स्लाइड में हम अल्कोहल बनाने के कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे। पहला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी खास बात यह है कि इससे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। फिर है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन। याद रखना, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स को रिड्यूस करके भी अल्कोहल बना सकते हैं। और सबसे वर्सेटाइल मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्योंकि इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल्स बना सकते हैं। अब आते हैं फिनॉल की प्रेपरेशन पर। इस स्लाइड में हम फिनॉल बनाने के कुछ की मेथड्स देखेंगे। पहला, इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मोल्टन NaOH के साथ हीट करके बनाया जा सकता है। दूसरा आसान तरीका है डाइजोनियम सॉल्ट्स को पानी के साथ बस थोड़ा गर्म कर दो। और तीसरा, जो इंडस्ट्रियली सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है क्यूमीन से फिनॉल बनाना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यही प्रोसेस यूज होता है। तो ठीक है, अब हमने इनका स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन सब कुछ समझ लिया है। अब मैं आपसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहता हूं। जरा सोचिए, अगर आपको एक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर एथेनॉल बनाना हो, तो इन सब मेथड्स में से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्यों? इसके लिए आपको कॉस्ट, रॉ मटेरियल कितना इजीली मिल रहा है और रिएक्शन की यील्ड, इन सब फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इस सवाल पर सोचना आपको केमिस्ट्री को सिर्फ किताबों से बाहर निकालकर असल दुनिया में अप्लाई करना सिखाएगा।